छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंतिम मानसून सत्र के अंतिम दिन विपक्ष के अविश्वास की गूंज जमकर सुनाई दी। सदन की कार्यवाही विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के साथ हुई। चर्चा के दौरान विपक्ष ने भ्रष्टाचार, नग्न प्रदर्शन सहित 109 बिंदुओं के आरोप पत्र के साथ सरकार को घेरा। विपक्ष का कहना था कि भूपेश सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है। ये सरकार की नाकामी है जो SC/ST के युवक सड़क पर निर्वस्त्र हुए। विपक्ष के इस तीखे आरोप पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने मौजूदा सरकार को अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचारी करार दिया। विपक्ष का कहना था कि सरकार की असलियत सामने आने से अगले विधानसभा चुनाव में सूबे को कांग्रेस की निरंकुश सरकार से मुक्ति मिलेगी। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, इस अविश्वास प्रस्ताव ने इस सरकार को निर्वस्त्र कर दिया है। आज से 95 साल पहले इस देश की नेशनल असेंबली में अंग्रेजों की जो तानाशाही थी, अंग्रेजों को जो अत्याचार था, अन्याय था, उसके विरुद्ध में असेंबली में बम फेंका था। आज 95 साल बाद छत्तीसगढ़ की धरती पर नौजवानों ने नग्न होकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और उनको सरकार ने जेलों में डाल दिया। ये सरकार तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है। अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत। अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा होती है और सरकार के मंत्रियों को चर्चा के बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। जितना करप्शन किया है, जितना घोटाला किया है, अविश्वास प्रस्ताव उसका प्रतिबिंब है। वहीं विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार दिखा। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्ता पक्ष का कहना था कि मुद्दा विहीन विपक्ष बिना किसी ठोस तथ्य के केवल राजनीतिक आरोप लगाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है। सत्ता पक्ष का कहना था कि जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 75 प्लस सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, 109 बिंदु हैं। अपने तरफ से तैयारी करके जा रहा हूं। कितना समय देंगे, कितना वो सुनना चाहेंगे, कितना सुन सकेंगे, वो देखते हैं। इसमें आधार नहीं दिख रहा, कोई ठोस बातें हो, मैं कभी उधर ध्यान नहीं देता। आप लोग सब भी जानते हैं, प्रोटोकॉल है, एक दर्जा जरूर है, उसमें सम्मान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भले ही बीजेपी बेहद आशान्वित थी, लेकिन संख्या बल के आधार पर विपक्ष के अविश्वास का क्या होगा ये सर्वविदित था और हुआ भी वही। अविश्वास प्रस्ताव से सत्ता पक्ष की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चर्चा के दौरान विपक्ष ने 109 बिंदुओं के आरोप पत्र के साथ सरकार को आईना दिखाने की कोशिश। वहीं सत्ता पक्ष को अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का मौका भी मिल गया। अब विपक्ष आरोप पत्र को मिशन 23 के सियासी रण में कितना भुना पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बतवाएगा। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। गुहार छत्तीसगढ़ अविश्वास पर आर पार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र और सत्र अनिश्चित काल के लिए अब स्थगित हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं गुहार पॉइंट्स पर। भूपेश सरकार की सेहत पर कितना असर करेगा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव? विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में कितने ठोस मुद्दे? विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को क्यों हल्के में ले रहा सत्ता पक्ष? 2023 के चुनाव में क्या रहेगी अविश्वास प्रस्ताव की गूंज? तो ये अहम गुहार पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से 4 दिन का सत्र 18 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी और 21 जुलाई तक ये सत्र चलना था। सत्र हंगामेदार रहा, आरोप प्रत्यारोप जमकर चले और इस बीच विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर भी आया। अविश्वास प्रस्ताव जब आता है तो विपक्ष तमाम सारे मुद्दों को लेकर सरकार से, सत्ता पक्ष से जवाब चाहती है, उस पर चर्चा होती है, डिबेट होती है
और फिर तमाम सारी चीजें सदन में दिखती है। कुल मिलाकर अगर सदन की बात करें तो जनता का मंदिर, जनता से जुड़े, जनहित से जुड़े मुद्दे सदन में होते हैं और हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि उसकी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो जनता से जुड़ी चीजें हैं, वो सदन के पटल पर आए, सदन में चर्चा उन पर हो। किस तरह से 4 दिन का ये सत्र रहा, आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे, परिचय कराएंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में होंगे। हमारे साथ में हैं धनंजय सिंह ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत करूंगा धनंजय जी आपका। नमस्कार। हमारे साथ में है देवलाल ठाकुर साहब, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आपका देवलाल जी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ में। अजय जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब आपके पास में आता हूं, क्योंकि अगर जब हम सत्ताधारी दल कांग्रेस की बात करते हैं या भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो तमाम सारी चीज़ें इस समय चुनाव की बेला में उनके पास में हैं। सदन में हमने देख लिया, अविश्वास भी आया, उस पर चर्चा हुई। चंद्राकर साहब किस रूप में देखे इस सत्र को? 4 दिन का ये सत्र था और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जितनी भी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप रहे या सदन में जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे, अब सारी चीजें सड़क पर दिखेंगी, क्योंकि ये आखिरी सत्र था इस विधानसभा का। किस रूप में देखे सर? बिल्कुल राजेश जी, इस सत्र की चर्चा तो होगी, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में जो 5 विधानसभा का गठन हुआ उसमें प्रबुद्ध वर्ग में या फिर अकादमिक क्षेत्र में यह माना गया कि यह जो विधानसभा 5वीं जो रही, इसमें अकादमिक और जन सरोकार से संबंधित विषयों के ऊपर जो गहन चिंतन और डिबेट होनी चाहिए थी, उसका अभाव दिखाई दिया। नंबर 2, सत्ता पक्ष के भी विधायक मंत्रियों से प्रश्न पूछने में सक्रिय नहीं रहे और विपक्ष के जब तक धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष थे तो एक कार्यकाल वो था, दूसरा नारायण चंदेल जी नेता प्रतिपक्ष बने, दूसरा कार्यकाल यह था। और विधेयकों के ऊपर जो गहन चर्चा होनी चाहिए उसका भी अभाव था। और बड़ी बात थी, सत्र जो लंबी चलनी चाहिए थी इस 5वें विधानसभा में 4थे से स्टार्ट हो गया था, ये दिनों की संख्या में बहुत कटौती की गई। अब प्रश्न यह है, पहले जैसे राजेंद्र बाबू जैसे प्रथम स्पीकर या फिर गौरी शंकर अग्रवाल जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, धर्मलाल कौशिक जी जैसे स्पीकर थे, अब मंत्री जी जब तैयारी करके नहीं आते थे तो टोका टाकी भी करते थे। चरणदास महंत जी भी कुछ जगह किए, लेकिन यहाँ पर मूल बात रही, पारंपरिक रूप से आखिरी जो सत्र होता है उसमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता, लेकिन संविधान में प्रावधान के तहत विपक्षी पार्टी इसको लेकर के आई। 109 बिंदु बहुत होते जी, और 109 बिंदु में जो ये आरोप पत्र सदन के पटल पर रखे उसके ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत कम समय था जी। और साथ ही साथ घोटालों की बात हुई, लेकिन सीएजी रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है राजेश जी, कि सरकार की नीतियों से कितनी घोटाला हुई कितनी नहीं हुई। सीएजी का रिपोर्ट ही ऑथेंटिक माना जाता है। चलिए, बेहतर बात चंद्राकर साहब आप कह रहे हैं, जो आपने बात कही बिल्कुल सही है कि जिस तरह से सदन की जो कार्यवाही है, जिस तरह से चलना चाहिए, जितने दिन चलना चाहिए, जिस तरह से वहां पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हम सदन को, विधानसभा को जनता का मंदिर कहते हैं और इसी जनता के मंदिर में जनता के न्याय की बात होती है। मैं सीधे धनंजय सिंह ठाकुर साहब के पास में आता हूं। देवलाल ठाकुर साहब से जैसा ही मेरा संपर्क बेहतर होता मैं उनके पास में ही आऊँगा। अब सीधे धनंजय सिंह ठाकुर साहब के पास में आ जाता हूँ। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, विपक्ष ये कह रहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, हालांकि एक चंद्राकर साहब भी कह रहे थे कि जिस तरह का सत्र था, 4 दिन का एक सत्र, और पहला दिन तो वैसे भी जो दिवंगत नेता हैं उनको श्रद्धांजलि देने में निकल जाता है, तो विपक्ष कह रहा है कि हमारे अविश्वास पर जवाब नहीं दिया, उस पर चर्चा नहीं कराई। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से सदन के कार्यवाही को बाधित की थी, करते आ रही है, एक सोची समझी रणनीति के तहत इस सत्र के
इस जो विधानसभा सत्र के आखिरी जो पावर सत्र है उसको ही बाधित करने का षड्यंत्र उनके द्वारा रचा गया था, लेकिन वो असफल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता के हित में अनेक फैसले किए हैं जिसके लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। रही बात 109 बिंदुओं की, तो भारतीय जनता पार्टी एक मनगढ़ंत आरोप लगाकर, जिस आरोप का धरातल पर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो आप देखेंगे इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आंदोलन किया था और दावा किया था कि उनके पास 7 लाख हितग्राहियों के आवेदन आए हैं। लेकिन जब भूपेश बघेल जी ने उन आवेदनों को उनसे मांगा कि आप आवेदन में दे दीजिए, हम उसका भौतिक सत्यापन कराएंगे और जो हितग्राही है उनको उसका लाभ दिलाएंगे, आज तक विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी 7 आवेदन पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इनका पहला जुट का पर्दाफाश हुआ। किसानों के जो धान खरीदी में लगातार भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा लगा रही, केंद्र की सरकार, हम लगातार यहाँ किसानों को लाभान्वित काम कर रहे हैं। हमारे जो किसानों की जो योजनाएं हैं वो बिना भेदभाव के हर किसान को मिलता है। डॉक्टर रमन सिंह जी भी किसान है तो हमारी सरकार की योजना को जो न्याय योजना है उसके 9,000 रुपए सालाना प्रतिकर उनको मिलता है। लेकिन वही मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि के हितग्राही डॉक्टर रमन सिंह नहीं है, भेदभाव करने का उनका है। तीसरी बात, हम विपक्ष का सम्मान करते हैं, उनके झूठे थे आरोप हमें पता था, उनके जो आरोप है वो तथ्यात्मक है नहीं है हमको पता था, फिर भी 109 बिंदुओं के आरोप पत्र को स्वीकार किया गया। हमारी सरकार ने बिंदुवार से जवाब दिया है क्योंकि हम लोकतंत्र के हिमायती हैं, लोकतंत्र की जननी कांग्रेस पार्टी है और लोकतंत्र की मर्यादा पे हम काम करते हैं, विपक्ष पूरा सम्मान करते हैं। और वहीं आप केंद्र में देख लीजिए, जहां कांग्रेस ने जो तत्कालीन जो पूर्व प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी जी ने जब अडानी के 20,000 करोड़ के घोटाले के संदर्भ में सवाल पूछा, लेकिन धनंजय साहब आप कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है कि कोई ठोस आधार नहीं था, कोई आधार विहीन मुद्दे थे। अब जब कोई विपक्ष आरोप लगाएगा तो फिर सत्ता पक्ष को तो वो आधार विहीन और ठोस दिखेंगे कहां से? देखिए, 2 बातें मैंने कहा ना, आप एक और आंदोलन करते हो कि प्रधानमंत्री आवास में आप मिलकर लाभ आप दावा करते हो 7 लाख आवेदन का, लेकिन सरकार जब आवेदन मांगती है तो आप आवेदन नहीं पाते। चलिए मैं आता हूं धनंजय जी, दोबारा आपके पास में आऊंगा जैसे ही बेहतर संपर्क होता है। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हमारे साथ में हैं। चंद्राकर साहब, बिल्कुल सही है कि 109 बिंदु थे जो आरोप सत्ता पक्ष में विपक्ष ने लगाए हैं। ये विपक्ष भी बेहतर तरीके से जानता है कि कितने दिन का ये सत्र है और कितना चलने वाला है। क्या इसकी वजह ये भी है कि इन्हीं बिंदुओं को लेकर, अब चूंकि चुनावी समर है, चुनावी साल है, इन्हीं बिंदुओं को लेकर अब सदन के बाद सड़क पर जो जंग होगी, जो लड़ाई होगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर अब विपक्ष सड़क पे दिखेगा? देखिए राजेश जी, प्रधानमंत्री जी विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं और जो चर्चा कर रहे हैं घोटालों की, या फिर गृह मंत्री जी जा रहे हैं घोटालों की बात कर रहे हैं, या अन्य केंद्रीय मंत्री, तो यहाँ बीजेपी प्रतिपक्ष में है तो वो भी सदन में उन्हीं मुद्दों को लेकर के 109 बिंदुओं का आरोप पत्र रखने का प्रयास की जी। अब उन 109 ये स्क्रिप्ट जो तैयार था सेंट्रल से लेकर के स्टेट में जहां जहां बीजेपी पार्टी मजबूत है या फिर प्रतिपक्ष में है, तो उस एजेंडे के अनुसार वो चल रहे हैं और वो जनता के सामने इन बिंदुओं के माध्यम से कम्युनिकेट होना चाहते हैं। लेकिन मूल प्रश्न यह है, दूसरी तरफ अनुपूरक बजट आ गया, उस अनुपूरक बजट के माध्यम से सत्ताधारी दल छत्तीसगढ़ में विधानसभा में जो मुख्यमंत्री जी घोषणा किए तो अनेक वर्गों के हितों का वो कह सकते हैं कि पक्ष में स्टेटमेंट दिया और उनका क्रियान्वयन की बात आ गई, तो सत्ता पक्ष के लिए और सरकारी काम का निर्वहन करने के लिए वो कांग्रेस के दृष्टिकोण से सफल रही। लेकिन बीजेपी 109 बिंदु को रखी है। अब ये जनता तक 109 बिंदुओं को कहां तक ले जाते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं राजेश जी, सीएजी की रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण होती है। सीएजी का जब तक ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ये राजनीतिक स्टेटमेंट कहलाता है। अपनी अपनी बातें हैं जनता के सामने कम्युनिकेट करने का, लेकिन संवैधानिक रूप से सीएजी के रिपोर्ट में अगर घोटाला आता है तब उसे मान्य माना जाता है। चलिए
धनंजय सिंह जी, जिस तरह से बात की जाए, लंबे समय से विपक्ष भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रहा है। ठीक है, तमाम एक लंबी फेहरिस्त थी, एक लंबी लिस्ट थी उन मुद्दों की जो सदन में लेकर विपक्ष आया, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के पास भी मौका था कि जो चीजें कहीं उनके तरफ से जा रही हैं, आपके भी वहां पर जवाब देने का मौका था कि भाई जिस तरह की चीजें आरोप हैं तथ्यात्मक रूप में हमारे सामने सदन पर हम रख रहे हैं, सदन के पटल पर रख रहे हैं कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है। क्या नहीं है कि अगर सत्ता पक्ष बेहतर तरीके से और इसको हैंडल करता तो कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती थी और तथ्यात्मक रूप से भी बातें आ जाती। ठाकुर साहब, आवाज मिल रही है? मुझे लगता है आवाज आ रही है जी, आवाज मिल रही है हमारी जी, आ रही है जी। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि आपके पास भी एक मौका था लंबे समय से, जिस तरह से विपक्ष भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, आप भी तथ्यात्मक रूप पे जब सदन में बात आती है, सदन के पटल में बात आती है, वहां भी सदन में भी नोटिस वो चीजें होती हैं कि आपके पास भी मौका था कि किस तरह से इसका जवाब दिया जाए। निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने विपक्ष के झूठे और मनगढ़ंत आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने का काम किया और उस जवाब से, उस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता में हमारी सरकार के जो काम है, जो ईमानदारी से काम किया जा रहा है, जो प्रदेश के किसानों के हित में काम किया जा रहा है, प्रदेश के युवाओं के हित में काम किया जा रहा है, प्रदेश की संस्कृति कला परंपराओं के हित में काम किया जा रहा है। यहाँ राम मन गणपत। चलिए धनंजय जी में आ जाता हूं। हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता उमेश घोर मोड़े जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत करूंगा। सवाल इसी बात को लेकर है कि घोर मोड़े जी, आप जानते थे सत्र 4 दिन का है, पहला दिन तो वैसे ही दिवंगत नेताओं की श्रद्धांजलि में निकल जाना है, आप 109 बिंदुओं का आरोप पत्र लेकर आ गए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। देखिए, बीते 4.5 वर्षों के अंदर में कहें या जितने भी सत्र अब तक इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं, 109 बिंदु मैं तो समझता हूं कि जिस प्रकार की विफलता इस सरकार की रही है, 109 बिंदु तो बहुत कम है। दरअसल में इस सरकार के खिलाफ विफलताओं का ही कीर्तिमान यहाँ पर रहा है। और 109 बिंदु तो छोड़िए, 9 बिंदु के अंदर तथ्यात्मक जवाब दे पाने में इस प्रदेश की सरकार सदन के अंदर में विफल रही है। जितने भी सवाल लगे हैं, ये केवल अभी के सत्र का विषय नहीं है, लगातार अब तक जितने भी सत्र हुए हैं, जितने भी सवाल लगते हैं, जवाब में हमेशा से जवाब मंगाए जा रहे हैं, तथ्य और मंगाए जा रहे हैं, इसी प्रकार के जवाब रहते हैं। अर्थात सरकार अपने खिलाफ लग रहे आरोपों पर, भ्रष्टाचार के तथ्यों पर, तमाम मसलों पर जवाब देने तक में यहाँ पर विफल है। और जिस प्रकार का रवैया सदन के अंदर में रहता है, कमोबेश उसी प्रकार का रवैया छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार का रहा है। तमाम विकास के कार्य है, रायपुर का ही उदाहरण आज आदरणीय बृजमोहन जी ने दिया, जिस प्रकार से एक सड़क को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर घोषणा की थी, 40 करोड़ का उसका बजट लेकिन था। इसका हस्तर तो आपको पहले से ही मालूम था ना घोर मोड़े जी, इसका हस्तर क्या होगा, क्योंकि आपकी जो संख्या बल है। दूसरी तरफ अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना भी था, अब ये इस विधानसभा का आखिरी सत्र था, आप बेहतर तरीके से ये जानते थे, फिर इस वक्त आप लेकर आए, आप पहले भी ला सकते थे। देखिए, संख्या बल का विषय नहीं है। आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, मैं समझता हूं कि आज हमारे साथ खड़ी हुई है। हम सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, सड़क पर जनता यहाँ पर उतरी हुई है। जिस प्रकार से बीते दिनों प्रदर्शन हुए, चाहे जिस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति की युवाओं का आक्रोश निकल करके आया है, जिस प्रकार से कर्मचारी वर्ग आंदोलन में बैठा हुआ है, जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं, माताएं बहनें युवा बुजुर्ग तमाम वर्ग अपने अपने स्तर पर इस सरकार का हर मोर्चे पर विरोध कर रहा है। हमने तो जनता की आवाज पहुंचेगी, सदन की जो लड़ाई अब सड़क पर पहुंचेगी इन्हीं मुद्दों के साथ में। धनंजय सिंह ठाकुर साहब जवाब दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो काली करतूत की 15 साल की, अगर वो ST SC व फर्जी प्रमाण पत्र के आरोप लगा रहे हैं, तो 72 प्रमाण पत्र रमन सरकार के दौरान बने थे। ST SC वर्ग के अधिकार को बेचने का रमन सरकार में हुआ था। कैसे बन गए फर्जी प्रमाण पत्र? प्रमाण पत्र बनाने वाले लोग ही सरकार में थे। आज 269 प्रमाण पत्र पर कार्रवाई हुआ है, इनको संकोच और शर्म भी नहीं आती। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया है,
15 साल में उन्होंने होमगार्ड के जवानों का वेतन नहीं बढ़ाया था, और ओल्ड पेंशन स्कीम तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बंद किया था। साथी कर्मचारियों के साथ अन्याय किया था। हमारी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, उसका प्रदेश में भाजपा विरोध करी थी। हमने किसानों को धान की 2500 को दिया, तो यही भाजपा की केंद्र सरकार ने उसका विरोध किया। हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, मितानिन कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाया, हमारी महिला स्वसहायता समूह की बहनों का कर्जमाफी किया है। हमारे पास ढेर सारे काम है बताने की, जनता के घर तक पहुंचाए। भारतीय जनता पार्टी का वो 109 जो बिंदुओं का आरोप था, हमने उत्तर उसका दिया है। हम कोई नरेंद्र मोदी की तरह सदन छोड़कर नहीं भागे, ना ही सदन को म्यूट किए। हम विपक्ष को पूरा सम्मान करते हैं। हम यहाँ संख्या बल में है, लेकिन हम अहंकार में नहीं है। चलिए उमेश जी को जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं सीधे अजय जी के पास में आऊंगा। देखिए, जवाब तो सदन के अंदर में विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग नहीं दे पाए, और आने वाले समय के अंदर में जिस प्रकार से अविश्वास हमने यहाँ पर व्यक्त किया है, और पूरे प्रदेश से सरकार के खिलाफ अविश्वास का बिगुल यहाँ पर बज चुका है, आने वाले समय के अंदर में सीधे जनता लोकतांत्रिक तरीके से इस अविश्वसनीय सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लेकर के देगी। और इनके पार्टी के खुद लोग लगातार सदन से लेकर के तमाम मोर्चों पर अविश्वास व्यक्त कर चुके हैं। इनके स्वयं उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब घोषणा पत्र समिति से अपने आप को दूर रख के एक प्रकार से अविश्वास प्रकट कर चुके हैं। चलिए उमेश जी, बिल्कुल बिगुल बच चुका है। और उसके मेरी जो टैग लाइन भी आज चर्चा की, अविश्वास पर आर पार, क्योंकि अब सदन के बाद जो आर पार होगा वो सड़क पर भी होगा। अजय जी के पास में आज आता हूं। अजय जी, ठीक है, जिस तरह का ये सत्र रहा या फिर जिस तरह की ये विधानसभा रही, जब आखिरी सत्र था तो तमाम सारी स्मृतियां भी होती हैं अजय जी, कि कई चीजें अब जब 23 में इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो छठवीं विधानसभा होगी उसमें कई चीजें दिखेंगी। आज जो सदस्य हैं वो शायद अगली जब विधानसभा आएगी उसमें वो सदस्य नहीं दिखेंगे। इन ऑल, चूंकि आपको अगर देखें तो बेहतर तरीके से आप छत्तीसगढ़ को जानते हैं, आप सदन को जानते हैं और वहाँ की सियासत और राजनीति को जानते हैं। इस किस तरह से आप देखें इन स्मृतियों को कि इन ऑल कैसा रहा ये जो 5वां विधानसभा का पूरा देखा जाए, जो विधानसभा रही है 5वीं? अब बिल्कुल राजेश जी, पहली विधानसभा से लेकर के 5वीं विधानसभा के सफर तक कई अनेक विद्वान जो विधानसभा के पटल पर अपना छाप छोड़े थे, उनको बाहर होते हुए भी देखे, उसके बाद पुनः उनकी वापसी के रूप में भी देखे। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये लोग स्टैंडिंग कमेटी में जस्ट लाइक ए फ्रेंड आपस में बैठते हैं, जब विधेयक बनाया जाता है तो एकदम स्पिरिचुअल रिलेशन भी रहता है। तो ये तो एक प्रकार से हम कह सकते, मैं स्वयं परसों विधानसभा गया था, 5-6 घंटे तक था, जिस दिन अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया, और वहां जिस तरह की कई बार हास परिहास होती थी, या फिर जैसे अजय चंद्राकर जी कवासी लखमा जी के बारे में बोले, वो एक प्रकार से प्यार प्रदर्शित कर रहे थे, या भूपेश जी के बारे में बोले कि आप तो अमुक पोस्ट के लिए डिजर्व करते हो, तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल रिलेशन दिखाई देता है। चलिए, बेहतर बात अजय जी आप कह रहे हैं कि तमाम सारी स्मृतियां भी अब इस विधानसभा की रहेंगी और जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। ठीक है, एक वैचारिक मतभेद वहां पर हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए कि आखिरी विधानसभा के आखिरी दिन, आखिरी सत्र में तमाम इमोशनल क्षण भी होते हैं, भावुक क्षण भी होते हैं। वो तमाम सारी चीज़ें, वो तमाम सारी स्मृतियां इस विधानसभा में रही हैं। लेकिन अब चूंकि चुनाव की बेला है, चुनाव की समय है, तमाम सारे मुद्दे विपक्ष के पास में भी होंगे, सरकार के पास में भी होगी, सत्ता पक्ष के पास में भी होंगे कि आखिर उन्होंने 5 सालों में क्या किया, या फिर विपक्ष कहेगा कि इनका जो हमारे सवाल, इनका जवाब दो। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, लेकिन उससे, इस सत्र से जो चीजें हुई हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, वो अब सड़क पर दिखाई देंगे, क्योंकि चुनाव नवंबर में होने जा रहे हैं और यही कारण है कि यह आक्रामकता सदन की कार्यवाही में दिखी। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।